न्यूज 7 आसम देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। बिल्कुल हमने थोड़ा सा टाइम 8:30 बजे का दिया था, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं आज के खास, वो अब धीरे धीरे करके आने लगे हैं और इसीलिए मैं ये प्रोग्राम अब शुरू कर रहा हूँ। फटाफट जुड़ें, जोड़ें और शेयर करें। आईपीएल में आज उतना महत्वपूर्ण मैच नहीं है क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो बॉटम में है, तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और बड़ी अगर राइवलरी होती तो आप और हम मिलकर के बिल्कुल जरूर देखते। तो मेरा निवेदन है, आज की जो चर्चा है हमारी, आज का जो डिबेट है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट को हमने यहाँ पर बुलाया है। और मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा आप लोगों से, शहर के जो मुद्दे हैं, शहर की जो समस्याएं हैं और राजनीति में क्या कुछ इन दिनों हलचल चल रही है, उसको लेकर के हमारा आज का ये डिबेट वाला कार्यक्रम है। तो आप शेयर करें, शेयरिंग में कोई कमी मत रखना। आज सिर्फ हम फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। और मेरे ख्याल से वॉइस क्वालिटी आपके पास में ठीक आ रही होगी। अगर कोई इशू है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे। बात करते हैं आज की खबरों की, आज क्या कुछ है और क्या कुछ डिबेट रहेगी। देखिए सर, बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2023 में राजस्थान राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं। और मेरा यह मानना है कि कर्नाटक के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बीजेपी की सरकार थी वहां पर, लेकिन क्या बीजेपी उस सरकार को रिपीट कर पाई? कमी कहां रही? क्या ऐसे इश्यूज थे, क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को डिफीट खानी पड़ी? क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको कांग्रेस ने भुनाने का प्रयास किया और ना बजरंगबली काम आए और ना राम मंदिर काम आया भारतीय जनता पार्टी के? तो क्या कांग्रेस का एलिगेशन 40% कमीशन वाला सही था? और अगर यह मुद्दा वाकई में सही था कि कर्नाटक में 40% कमीशन लेने वाली भाजपा की सरकार है, तो आखिर केंद्र सरकार ने इस पर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या वाकई में कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार थी? स्पष्ट बहुमत के साथ में कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है वो अब भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर विवश जरूर करेगी, क्योंकि अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा साहब ने लगातार मैराथन वहां जनसभाएं की थी, रोड शो किए थे और जनता को लुभाने का प्रयास किया था। लेकिन आखिर कमी रही कहां, गड़बड़ हुई कहां, यह सोचने का विषय है। चुनाव परिणामों की अगर मैं बात करूं तो जब तक हमने ये रिपोर्ट तैयार की थी उस वक्त तक जो हमारे पास में आंकड़े आए थे 130 प्लस, यानी लगभग 136 के समथिंग कांग्रेस जीत रही थी और 60+5 यानी 65 के समथिंग भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 19 के समथिंग जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है जेडीएस, उसने जीत हासिल की है। अब अगर जेडीएस समर्थन करती भी है ना भारतीय जनता पार्टी का, तो भी वो बहुमत से बहुत दूर है, कोसों दूर है, क्योंकि 113 सीट चाहिए 224 में से। इस मुद्दे पर आज खुलकर के बात होगी। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो गंगापुर सिटी का सबसे अहम मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और वो है कल रात की वो ब्रेकिंग जिसने गंगापुर शहर में हलचल मचा दी और यहां की राजनीति में हलचल मचा दी, और वो था नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल का निलंबन। बिल्कुल मानते हैं कि कानून के मुताबिक उनका निलंबन किया गया है, बिल्कुल सही बात है कि साहब एसीबी की कार्यवाही को, जांच को वो प्रभावित ना करें, इसे ध्यान में रखते हुए निलंबन किया गया है। लेकिन इतनी जल्दी ना वो गिरफ्तार हुए, ना उनके खिलाफ कोई ऐसी चार्जशीट दाखिल की गई, ना ऐसा कोई इशू सामने निकल करके आया, तो फिर स्वायत्त शासन विभाग को इतनी क्या जल्दी थी कि उनके निलंबन की कार्रवाई की गई? क्योंकि सवाल एक और है, इसी सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर नगर परिषद में अक्टूबर का महीना आपको याद होगा, जब वहां के सभापति बिमल चंद महावर को रंगे हाथों एसीबी ने रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने 2 महीने बाद में पद ग्रहण कर लिया था। क्या याद नहीं है आप लोगों को? क्या मीडिया को पता नहीं है? 2 महीने बाद एक ऐसे व्यक्ति ने, एक ऐसे सभापति ने जिसे एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया था रिश्वत लेते, और उसने वापस आकर के और अपना पद ग्रहण कर लिया। जब मीडिया में आया, राजनीतिक मुद्दा बना, उसके बाद में कई टाइम बाद में जाकर के और फिर तो जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने निलंबन की कार्रवाई की। तो फिर गंगापुर सिटी के मामले में इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई? वो भी उस कंडीशन में जब सभापति को ना तो रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है,
ये बिल्कुल सवाल है मेरा, और एक जेन्युइन सवाल है मेरा। गलत किया है, भोगना पड़ेगा, स्पष्ट है। जिसने जो किया है वो भोगना पड़ेगा। बट एक ही सरकार के दो रवैये, दोहरे रवैये कैसे हो सकते हैं? एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो फिर ये क्या है? ये कौन सी परंपरा चल रही है? सपोट्रा में प्रधान का निलंबन कर दिया, जयपुर में मेयर का निलंबन आपने कर दिया, सवाई माधोपुर में ठीक है एसीबी ने कार्रवाई की है, बड़ी देर लगा दी जनाब उनके निलंबन में आपने। उन्होंने तो कुर्सी वापस ज्वाइन कर ली थी 2 महीने बाद में। जमानत होते ही बड़े शान से वो अपनी नगर परिषद में पहुंचे और कुर्सी ग्रहण कर ली। शिवरतन जी ना तो ट्रैप हुए, ना उनके खिलाफ ठोस सबूत पाए गए, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के आधार पर। और मानते हैं कि ठीक है एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है, बट निलंबन की कार्रवाई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा है। कानून के जो जानकार हैं वो भी आज हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया। बहुत सारे मुद्दे हैं। और फिर तीसरा मुद्दा है श्री कल्याण जी के मेले की हत्या। दुख है मुझे कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी हां, मेले की हत्या हो चुकी है। कोई मेला नहीं है, किसने प्रयास किया किसने नहीं किया, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ये हत्या की किसने? कल्याण जी का मेला गुम क्यों हो गया? बरसों से, पुरातन समय से जो गंगापुर सिटी की पहचान था श्री कल्याण जी का मेला, इतना आसान था उसको खत्म कर देना, उसको बंद कर देना? क्या औपचारिकताएं नहीं निभाई जा रही हैं? क्या प्रशासन इतना लाचार और विवश हो गया? और अगर प्रशासन विवश नहीं था तो क्या विधायक महोदय इतने विवश थे कि कल्याण जी का मेला नहीं भर पाए? चल रहा है और चलेगा, हो सकता है चलेगा। बट मेरा ये मानना है वहां जाकर के आप देखना, आपको किसी भी सूरत में ये नहीं लगेगा कि वो कल्याण जी का मेला है। सड़कों पर 2-4 दुकानें लगी हुई हैं, लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। बिना एंटरटेनमेंट के, बिना मनोरंजन के, बिना हो हल्ले के कल्याण जी का मेला तो कभी नहीं भरा। ये 3 मुद्दे रहेंगे आज मेरे। सबसे पहला, कर्नाटक चुनावों में आखिर बीजेपी की हार क्यों हुई और क्यों नहीं बजरंगबली और राम मंदिर बीजेपी को बचा पाए? तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को फिर से एनालिसिस करने की जरूरत है कि कहां गड़बड़ है और हमें किन मुद्दों को उठाना चाहिए? दूसरा सबसे अहम मुद्दा, नगर परिषद के सभापति का निलंबन। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि आखिर इसमें कांग्रेस सरकार ने जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, संविधान की दुहाई देती है, उसने इतनी जल्दी क्यों दिखाई? और तीसरा मुद्दा, कल्याण जी का मेला। इन तीनों मुद्दों पर हम डिबेट करेंगे और बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। एक्सपर्ट के हमारे साथ हैं, उनके ओपिनियन हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। फटाफट शेयर करते चलें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरों की, क्या कुछ है, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट होंगे। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा। राष्ट्रीय लेवल की खबरों की बात करें तो सबसे पहले आज है 13 मई और बार है शनिवार। क्या कुछ हलचल रही? सबसे बड़ी हलचल तो यही रही कि कर्नाटक चुनावों में ना बजरंगबली काम आए, ना राम मंदिर काम आया। भाजपा को शिकस्त हासिल हुई और ऑक्सीजन मिली कांग्रेस को। 1 साल के अंदर अंदर 2 से 4 हो गए। हां, जो कांग्रेस 2 राज्यों में सिमट करके रह गई थी, अब उसके पास 4 राज्य है। राजस्थान है, कर्नाटक आ चुका है, हिमाचल आ चुका है और छत्तीसगढ़ है। 4 राज्य हैं इस समय कांग्रेस के पास। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ा? यस, 66% ज्यादा वोटिंग उन जिलों में हुई है। आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में, जहां राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की थी, मतलब अपने रोड शो वगैरह किए थे। हालांकि चुनावी कैंपेनिंग के बहुत लास्ट में जुड़े थे राहुल गांधी। प्रियंका जरूर मैदान में सक्रिय थी, राहुल और सोनिया ये बाद में जुड़े थे। कांग्रेस को संजीवनी मिल गई, संजीवनी मिल गई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान चल पड़ी और नफरत की जो बाजार था भारतीय जनता पार्टी का, उसको लोगों ने नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। तो ये राष्ट्रीय लेवल की खबर रही। और पिछले 1 साल में, अच्छा बड़े चेहरों की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक चुनावों में बड़े चेहरे ऐसे कौन से थे जिन्होंने जीत हासिल की है? तो देखिए, बड़े चेहरों में बसवराज बोम्मई भाजपा के, उन्होंने जीत हासिल की है। सिद्धरामैया चर्चा में रहे हैं।
और कांग्रेस के हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। कुमार स्वामी जेडीएस, उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है 4 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की है। और यह आंकड़ा रहा कर्नाटक का। राहुल ने कहा हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े हैं, जनता से किए 5 वादे पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हम पूरा कर देंगे। राहुल बाबा, 10 तक गिनती वाले वादे आपने राजस्थान में भी किए थे किसानों की कर्जा माफी का। यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। जनता इसी को तो देखती है। आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, आपके इरादे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन समस्या यह है कि वादे समय पर पूरे होते नहीं है आपके। और अभी आप कह रहे हो कि साहब पहली मीटिंग में ही हम जो 5 वादे हमने कर्नाटक की जनता से किए हैं उनको हम पूरा कर देंगे। धन्यवाद, करिए। और एक बात और, अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है प्रवीण भाई तोगड़िया, आज उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है हिंदुत्व को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार को लेकर के प्रवीण भाई तोगड़िया का यह कहना था कि अगर बजरंगबली और राम मंदिर भी भाजपा को नहीं जिता सके तो यह आश्चर्य की बात है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता सब समझती है और अब बीजेपी को महंगाई, पेट्रोल डीजल, सिलेंडर, इन पर काम करने की आवश्यकता है, वरना जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रवीण भाई तोगड़िया का बयान है। और उन्होंने कहा है कि अब जनता को महंगाई, बेरोजगारी, इनसे मुक्ति चाहिए और पेट्रोल डीजल ये सस्ते करने पड़ेंगे। यानी अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है, ये कहना है प्रवीण भाई तोगड़िया का। और उन्होंने कहा है कि ये नतीजे बीजेपी के लिए बैकअप कॉल है, यानी रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर के बहुत कुछ इसमें सुधार देखने को मिलेगा। और जनता जो त्राहिमाम कर रही है, चिल्ला रही है, केंद्र सरकार की नीतियां बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे जनता क्षुब्ध है, तो मेरे ख्याल से अब उन पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गौर करना पड़ेगा। अगली खबर राष्ट्रीय लेवल की, तो पहले बात करते हैं आप प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश से क्या कुछ खबरें हैं, तो करप्शन और पेपर लीक मामले को लेकर के इन दिनों पदयात्रा कर रहे हैं सचिन पायलट। जी हां, आज सचिन पायलट की इस पदयात्रा का 3रा दिन था और अब जयपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है उनकी पदयात्रा। और 3 दिन यानी सोमवार तक अब ये पदयात्रा जो है वो जयपुर जिले में रहेगी। यानी धीरे धीरे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंच रहे हैं जयपुर। नींद उड़ा रखी है हाईकमान की। प्रभारी रंधावा ने अपनी रिपोर्ट बना ली है और वो जल्दी ही खड़गे को दे देंगे। और 15 मई को, बिल्कुल 15 मई जब ये यात्रा खत्म होगी, इस यात्रा का आखिरी दिन होगा, जयपुर के महापुरा के आसपास जो सभा होगी सचिन पायलट की, हो सकता है उसमें सचिन पायलट कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर दे अपने भविष्य को लेकर के। क्योंकि ये तो निश्चित है बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे नहीं और कांग्रेस अब उनको सहन करेगी नहीं। शायद कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ना तो चाहते हैं। दम घुट रहा है, कारण यह है कि कोई उनकी सुन नहीं रहा। अनशन पर बैठ लिए, चिट्ठियां लिख ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सिर्फ उंगलियां उठती हैं। कायर कहा गया, गद्दार कहा गया, कोरोना से तुलना कर दी गई, और कितना सहन करे। तो मेरे ख्याल से अब उनका भी मन छटपटा रहा है। वो भी कांग्रेस से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या तीसरा दल बनाएंगे? मीणा समाज के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सक्सेस नहीं हो पाए इसमें, तो शायद उनसे बड़े नेता नहीं हो सकते सचिन पायलट। अगर अलग पार्टी कोई बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की राजनीति में तगड़ी उथल पुथल है, तगड़ी उठापटक है, स्पेशली कांग्रेस में। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो वेट एंड वॉच की भूमिका में है। इंतजार करो और देखो क्या होने वाला है। कारण यह है कि अभी तक बीजेपी ने अपना कोई पत्ता नहीं खोला है और कांग्रेस अपनी अंदरूनी जो लड़ाई है उसमें जूझ रही है। रोजाना बयानबाजी चल रही है। सचिन पायलट कुछ कह देते हैं, फिर उसका जवाब गहलोत साहब दे देते हैं, गहलोत साहब फिर कोई सवाल करते हैं, पायलट साहब फिर उनका जवाब दे देते हैं। कुल मिलाकर के यही खींचातानी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, कर्नाटक के चुनावों की हार से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस राजस्थान में भी रिपीट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मूक दर्शक बनकर के बैठी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से घूम रहे थे, शाम मुझे फ्री का राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा राशन कार्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ।
वो वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। आज से 13 तारीख से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो है वो खुल चुका है और 18 मई तक खुला रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूं मैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, सिर्फ 4 दिन, लाखों लोग कतार में हैं और 4 दिन में कर लोगे आप। 4 दिन में तो आपका सिस्टम भी अपडेट नहीं होगा। 4 दिन में तो आपका सर्वर जो है ना, हो सकता है क्रैश हो जाए, क्योंकि लोग टूटेंगे, अब लोग भगेंगे अब अपनी अपडेशन करवाने के लिए, अपना नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन सरकार का इशू है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 13 मई से लेकर के 18 मई तक खाद्य सुरक्षा का पोर्टल अब खुल चुका है। उसमें काम होंगे, जिनको अपने नाम जुड़वाने हैं वो जुड़वा सकते हैं। अगली खबर, सरपंचों ने आज अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। सरकार से बातचीत सकारात्मक रही है। कल से ही लगातार मैराथन जो वार्ता है उसका दौर जारी था। पहले अधिकारियों से बात की है, सीएस उषा शर्मा से भी कई बार बात हुई है और आखिर में रिजल्ट ये निकला कि 1200 करोड़ रुपए जो हैं वो तो सरपंचों के खाते में, ग्राम पंचायतों के खाते में डाल दिए गए हैं तुरंत। 800 करोड़ जो हैं वो भी इसी हफ्ते डाल दिए जाएंगे, यानी होते हैं 2000 करोड़। 4000 करोड़ की इनकी मांग थी। सरकार ने कहा है जुलाई तक आते आते, यानी 1000 करोड़ जून में और 1000 करोड़ जुलाई में, यानी 4000 करोड़ रुपए जो हैं वो सरपंचों के, ग्राम पंचायतों के खाते में डाल दिए जाएंगे। तो अब जो महापड़ाव होना था, सीएम के आवास का घेराव होना था, वो सब सरपंचों ने खत्म कर दिया है। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है, बिल्कुल जारी है, और सारे काम रुके पड़े हैं, इफेक्टेड है। सरकारों को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो रेवड़ियां गहलोत साहब अलग अलग जाकर के जगह जाकर के बांट रहे हैं ना, और जो वित्तीय स्वीकृतियां रोजाना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे काम जो है वो इनकी वजह से अटके पड़े। लोग हमारे पास फोन करते हैं, हमें पता है, और लगातार मैं भी प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लेता रहता हूं, लेकिन जल्द से जल्द इनकी हड़ताल भी खत्म होना बहुत जरूरी है। और तबादलों पर से भी जल्द बैन हटने वाला है। जी हाँ, चाहे डॉक्टर्स हो, थर्ड ग्रेड टीचर्स हो, क्योंकि सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को भी तो लुभाने का प्रयास करेगी ना। ये भी बड़ा वोट बैंक है। ओपीएस लागू करके, बहुत सारी चीजें लागू करके खुश तो किया है, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स 85,000 से ज्यादा आवेदन रखे हुए हैं सरकार के पास, पहले से 1 साल से ज्यादा हो गया। वो लगातार मांग कर रहे हैं, नहीं तो वो सड़कों पर उतरेंगे। तो सरकार जल्द से जल्द, शायद 2 दिन में, 3 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तबादलों से बैन हट जाएगा। उसके बाद होंगे ताबड़तोड़ तबादले, सबको खुश करने का प्रयास किया जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा अधिकार दिए हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने विधायकों को, और हर विधायक मुख्यमंत्री है। बाकी आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। और सड़कों के लिए आज 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। जी हाँ, वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। पेच वर्क हो, नॉन पेचेबल हो, इन तमाम सड़कों के लिए सरकार ने आज अलग से पैसा, अलग से फंड जारी कर दिया है, ताकि सड़कों का जो काम है वो तेजी से हो सके, ठीक हो सके, सड़कों की मरम्मत हो सके। और जो सड़कों को लेकर के जनता की समस्याएं हैं, राजस्थान सरकार की समस्याएं हैं, या उनके गले की फांस है, तो सरकार भी चाहेगी सड़कों का काम बहुत तेजी से हो, जल्द से जल्द हो। तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति आज जारी कर दी गई है। और हेलमेट का अभियान, क्या शानदार अभियान था साहब। 1 दिन ही तो चलाना था, क्योंकि पैसे लेने थे। अगर आपको जनता की सुरक्षा का इतना इंतजाम करने होते और इतना ही चिंता थी, तो ये अभियान लगातार चलने चाहिए थे। लेकिन समस्या ये है कि अब चुनाव आ रहे हैं, खर्चा तो चाहिए ना, चुनाव लड़ेंगे कहां से। मैं साफ कह रहा हूं कि आज एक दिन आपने इतना तगड़ा और इतना विशेष अभियान चलाया कि आज एक दिन में 52,569 चालान काटे आपने हेलमेट के। एक हेलमेट का चालान होता है 1000 रुपए का। अगर आप चालान नहीं काट करके और इन 52,569 लोगों को हेलमेट दे देते, तो क्या इनकी सुरक्षा नहीं होती? क्या इनकी सुरक्षा नहीं होती? लेकिन आपको भारत जोड़ो यात्रा का खर्चा भी निकालना है और चुनाव का खर्चा भी निकालना है। सोचने वाली बात यह है कि सरकारें जनता के हिसाब से काम क्यों नहीं करती। कमरों में बैठ करके और मनमानी तरीके से जो कानून आप लागू करते हैं ना, जो नियम आप लागू करते हैं, ये जनता को दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। आज लोग बचते नजर आए। मैं आज दौसा तक गया था किसी इमरजेंसी काम से। सर, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर मैंने देखा है, ऐसा मेला लग रहा था, गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। कोई अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था, शादियों का सीजन है इस समय, और सबको पुलिस वालों ने रोक रोक करके और बैठा रखा था। चालान कटवाइए, 1000 रुपए मायने रखते हैं सर।
मायने रखते हैं। और वो भी आपने अचानक निकाला ये आदेश, ये ध्यान रखना, ये आदेश कल आया है, ये आदेश कल आया है। मानते हैं सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है, सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, ट्रैफिक नियम्स का पालन करना चाहिए, बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन आप लोग भी तो समय रहते इनकी एडवाइजरी जारी करें, या सिर्फ चालान काटने का काम है। लेकिन क्या करें साहब, विशेष अभियान था और पुलिस ने जमकर के चालान काटे। जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, पूरे प्रदेश भर में आज जो चालान काटे गए हैं 52,569। तो अब भैया हेलमेट लगा लो, फायदा इसी में है। आने वाले जो दिन हैं उनमें हो सकता है और नोटिफिकेशन जारी हो जाए और नियम बन जाए, क्योंकि सरकार अब पैसा खींचेगी। फ्यूल चार्ज बिजली में भी बढ़ा दिया, 100 यूनिट फ्री की बात कर रहे हो ना, फ्यूल चार्ज बढ़ गया उधर 57 पैसे के समथिंग, वो भी देना पड़ेगा आपको, बिलों में इजाफा होगा। 100 यूनिट तो आपकी है जो है ही, और क्या है उसका नियम वो आप अच्छे से समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत कम शेयर कर रहे हैं, टीम ये कह रही है बहुत कम शेयर कर रहे हैं, जबकि आज बड़े मुद्दों पर आपसे बात करूंगा मैं। बड़े इश्यूज हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनसे बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे 3 मुद्दे हैं जिन पर आज हम विचार विमर्श करेंगे, जिन पर हम बातचीत करेंगे, और उन मुद्दों को लेकर के हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे हो, उन सब सवालों का जवाब भी आज आपको मिल जाएगा। तो मेरा निवेदन है, शेयर जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और फिर हम बात करेंगे इन मुद्दों पर। तो आज के इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनको मैं एक एक करके इनवाइट करना चाहूंगा। पहले तो हमारे साथ ही जो पत्रकार हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, लगातार एडवाइस देते रहते हैं हमको, लगातार इन मुद्दों पर वो भी अपनी बेबाक राय रखते रहते हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, भानु भैया को। भानु सर आए और मुझे मेरे राइट साइड में आप ज्वाइन करें, ताकि ये भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल जवाब कर सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार भाई। और अब दूसरे हमारे वो एक्सपर्ट हैं जो कानून वेत्ता हैं, सबसे सीनियर माने जाते हैं गंगापुर सिटी में, और ना सिर्फ सरकार की या राजनीति की, क्राइम से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें एक्सपर्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात, इस शहर में सबसे करीब से बनते और बिगड़ते इस शहर को देखा है। ना सिर्फ 1-2 मुद्दों पर, बल्कि कल्याण जी के मेले का इतिहास भी उनको पता है, क्या कुछ गंगापुर शहर में इन दिनों चल रहा है इस पर वो भी अपनी बेबाक राय रखते हैं। हमेशा जब बोलते हैं तो खुल करके बोलते हैं और सटीक बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं। बहुत सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगा राजेंद्र सर को, वो आए और मुझे ज्वाइन करें। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप लोग अक्सर जय करते हुए इनको देखते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो ज्ञान का अथाह भंडार है ना, वो भी हम सबके लिए हमारी पूंजी है। और अब एक ऐसी शख्सियत जो आइडियोलॉजी के मामले में और विचारधारा के मामले में बीजेपी से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन अधिवक्ता भी हैं। कर्नाटक चुनावों में हार को लेकर के और सभापति के निलंबन को लेकर के वो अपनी क्या राय रखते हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा पूरे सम्मान के साथ नवीन सर आप हमें ज्वाइन करें। यहां पर कांग्रेस के भी कुछ पदाधिकारी थे जिनको आज हमने बुलाया है, तो देखते हैं कितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं। उनका भी हम जैसे ही वो आते हैं उनका स्वागत करेंगे, ताकि वो भी अपनी राय बहुत ही बेबाक तरीके से रख पाए। चलिए, तो आज की डिबेट शुरू करते हैं, और आज का पहला मुद्दा है कर्नाटक चुनावों में बीजेपी की हार, जिसकी उम्मीद बीजेपी ने भी नहीं की थी। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ने बहुत रोड शो किए, गृह मंत्री अमित शाह रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में रहे, और सबको ये उम्मीद थी, क्योंकि पहले बीजेपी की सरकार थी वहां पर, तो ये लग रहा था कि हाँ, रिपीट होने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और आसानी से हो जाएगी। लेकिन परिणाम जो आए वो चौंकाने वाले परिणाम थे। क्या वजह रही? बीजेपी से जो बिलोंग करते हैं नवीन सर, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और मेरा सवाल पहला यही है नवीन सर आपसे, कर्नाटक में बीजेपी की हार, शायद उम्मीद बीजेपी ने भी नहीं की थी, वजूहात क्या रहे? विश्लेषण तो करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन कारण क्या रहे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलवाया। देखिए, राजनीतिक अलग शब्द है, और जो सत्ता में पार्टी किसी भी स्टेट में रहेगी जी, तो सत्ता में जो पार्टी रहती है, नेचुरल है कि हर आदमी को खुश तो कर नहीं पाती, एंटी कन्वेंसी का माहौल बनता है, एंटी कन्वेंसी का माहौल बनता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने हर चुनाव को वो एक नई सोच के साथ
आपने गुजरात में भी देखा, हिमाचल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, आगे भी देखेंगे। वो परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, वो परिश्रम करते हैं और जितनी भी उनकी क्षमता है, क्षमता से ज्यादा उस स्टेट में जाते हैं और पूरे चुनावी उस स्टेट को चुनावी माहौल में बदल देते हैं। अब हार के क्या कारण है उसका विश्लेषण होगा कि किन किन कारण से आज कर्नाटक में ये स्थिति बनी, उस पर गहन अध्ययन करेंगे। चलिए एक एक चीज और है नवीन सर कि देखिए हिंदुत्व है, राम मंदिर है, या जैसे वहां एक मुद्दा आप लोगों ने चलाया था बजरंगबली का, कैचअप कर लिया आपने, कांग्रेस के मुंह से निकल गया और आपने कैचअप कर लिया और उसको भुनाने का आपने प्रयास किया। लंबे समय तक क्या धर्म के नाम पर राजनीति की जा सकती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर कभी राजनीति नहीं करती है। सबसे पहले कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि मुस्लिमों का आरक्षण बनाएंगे और बजरंग दल पे बैन करेंगे। तो मुद्दा कांग्रेस ने बीजेपी को दिया, बीजेपी का पहले कोई मुद्दा नहीं था। अब कांग्रेस अपना कार्ड खेल रही है, बीजेपी ने अपना कार्ड खेला। पब्लिक ने जो भी मैंडेट दिया उसका स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि बीजेपी ने भी आज समय रहते ही हार स्वीकार कर ली थी और यही कहा है कि साहब इसका विश्लेषण हम जरूर करेंगे। भानु सर हमारे साथ हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। भानु सर, एक मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, 40% कमीशन वाली सरकार कर्नाटक में, क्या समय रहते केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझ पाई? नहीं, देखिए अजय जी, जहां तक मेरा मानना है केंद्र सरकार की जो नीतियां रही है वो बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा गलत रही है। जैसे महंगाई के मुद्दे पर जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं कहता, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी जब अगर 50 पैसे 2 रुपए भी पेट्रोल डीजल पे बढ़े तो ये लोग बैलगाड़ी चलाते थे, गाड़ियों में आगे बैल लगा के घोड़े लगा के विरोध करते थे। जब गैस सिलेंडर के भाव बढ़े तो ये सड़क पर बैठकर चूल्हे पर रोटी पकाते थे, सिलेंडर को सिर पे लेके नाचते थे। तो आज जो जनता है उसको ना राम मंदिर से मतलब है, ना बजरंगबली से मतलब है, उसको चाहिए आज की तारीख में राहत। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है मेरे मानने में, ये रहा है महंगाई का। आज आप पेट्रोल का दाम देखें, 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। डीजल का दाम देखें तो 94-95 रुपए डीजल के दाम आ चुके, कई राज्यों में 98-99 पहुंच गए। ठीक है, आज गैस सिलेंडर का दाम देखें 1100 से ऊपर पहुंच गया। आप ये सोचिए, जो व्यक्ति गरीब आदमी है, घर चलाता है, वो कैसे चलाता है? जब इतनी महंगाई करोगे, बिजली के दाम है, चलो वो राज्य सरकार का मुद्दा है, लेकिन ठीक है, राजस्थान में राज्य सरकार है, उसने भी एक गलत किया है कि इस चीज को लेकर बिजली के बिल बढ़ा दिए। लेकिन जहां तक मैं मानो, जो इतनी महंगाई से त्रस्त है जनता, तो वो क्या करेगी? मतलब कुल मिलाकर के है कि बीजेपी मुद्दों से भटकी है। बीजेपी मुद्दों से भटकी है। जिस मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार में आई थी और जिन मुद्दों के लिए ये कहा था कि पेट्रोल डीजल आपको 35 रुपए ला देंगे, सिलेंडर हम 400 रुपए ला देंगे, आज उन मुद्दों से भटक के 450 का सिलेंडर आज 1150 हो गया। पेट्रोल डीजल जो 55-60 रुपए था वो आज 100 रुपए से ऊपर हो गया। सिलेंडर देखिए तो वो 1100 से ऊपर हो गया। इन मुद्दों से भटक के जो बीजेपी सरकार चली है, उसी का नतीजा मैं मानता हूं कि यहाँ उनको मात खानी पड़ी है। यहाँ इसको पब्लिक को ये मतलब नहीं है कि साहब राहुल जी पदयात्रा निकाल रहे हैं या मोदी जी हिंदू के पक्ष में काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हिंदू है, हिंदू के पक्ष में काम करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक को चाहिए। और राज्यों में स्थानीय मुद्दे ज्यादा काम करते हैं। राज्यों में स्थानीय मुद्दे काम करते हैं। अब जब जनता के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा और जनता बोझ के नीचे दब जाएगी, तो आप ये बताइए कि कैसे काम चलेगा? आज हर चीज को देखिए, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जहां तक मैं मान रहा हूं, अगर इसका आंकड़ा देखा जाए तो 100% नहीं 200% महंगाई बढ़ चुकी है। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर जनता चलती है। जनता को किसी सरकार से मतलब नहीं है। जनता सिर्फ ये चाहती है, अपनी जेब पे भारी पड़ रहा है, उनको राहत मिलने रही है किसी तरह की, उन चीजों पे जनता ध्यान देती है। उसी का नतीजा आज कर्नाटक में भुगतना पड़ा है। और अगर यही हाल रहा और अब भी अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो मेरा मानना है 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में इन चीजों का असर पड़ेगा और 100% पड़ेगा। बड़ी बात कही है भानु सर ने, और ये सही बात है कि वो बात है ना कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, हमें वो चीज देखनी पड़ेगी। और
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, बहुत सारी चीजों को रखते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूर मैं बात कहूंगा राजेंद्र सर की, बड़े खामोश रहते हैं, बहुत चुप से रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मनन बहुत करते हैं। राजनीति के बनते और बिगड़ते बहुत सारे खेलों को देखा है। राजेंद्र सर, आपको लगता है राजनीति का स्तर बहुत गिरा है? बहुत, है ना? कितना स्तर गिरा है, मुद्दों से हम भट गए, है ना? हमने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। राजनीति का स्तर कितना गिरा है और उसका जनता पर क्या फर्क पड़ा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आज मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं जो 70 के आसपास हैं, 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिंदगी के जितने बदलाव इस उम्र की इस पीढ़ी ने देखे हैं उतना शायद किसी ने भी नहीं देखा है। हमने तांबे के चलते हुए सिक्के देखे हैं और उनको बदलते हुए देखा है। हमने तांबे के छेद वाले सिक्कों को चलते हुए देखा है, उनको बदलते देखा है। हमने एक नए पैसे की कीमत क्या होती है, एक नए पैसे में कितनी कितनी चीजें आया करती थी। एक नया छोटा सा तांबे का सिक्का होता था, बाद में उसको सिल्वर का भी बनाया था, उसकी भी हमने कीमत देखी है। हमने राजनीति के वो परिदृश्य देखे हैं जहां एक दूसरे का सम्मान, उसकी उम्र का सम्मान, उसके व्यक्तित्व का सम्मान होता था। लेकिन आज राजनीति का स्तर देखते देखते इतना गिर गया है कि हम 2 मिनट में ही व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत शब्दों पर पर्सनल अटैक्स जो है उन पर आ जाते हैं। फिर हमारी भाषा इतनी फुहड़ हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, जो नेता करता है उसे पब्लिक दोहराती है, जो बड़े करते हैं उससे छोटे वाले लोग वही दोहराते हैं। जब इतनी गंदी भाषा का प्रयोग हमारे बड़े बड़े मंचों से हमारे प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष या कोई भी हो, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग क्या क्या शब्दों को बोल जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता इसका सामान्य जनता पर कितना असर पड़ेगा। और इसका परिणाम ये हो रहा है आज उच्छृंखलता, क्योंकि राजनीति में इतनी उच्छृंखलता हो गई है, उसका परिणाम सीधे सीधे ये हो रहा है कि आज हर जगह जो लोकसभा और विधानसभा में सिर फुटबॉल होते हैं, कुर्सियां फेंकी जाती है, गाली गलौज की भाषा होती है, पर्सनल अटैक्स होते हैं, वो सारे के सारे परिदृश्य, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिकाएं हो या पंचायत हो, उन सब में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे नेताओं को अपनी भाषा पे बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। और मैं यद्यपि लंबे टाइम तक मैं कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा था, कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा, लेकिन पिछले 15 साल से मैं किसी भी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं हूँ। और मैंने अपने सारी राजनीतिक पार्टियों से प्रतिबद्धता है, मेरी किसी प्रकार की नहीं है। जहाँ मुद्दों की राजनीति करने वाली यदि कोई पार्टी है, मुद्दे की बात है, तो मैं उस आदमी के पक्ष में हूँ। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि लोकसभा इलेक्शन में मुद्दा राष्ट्रीय होता है, वो फील्ड अलग है। बिल्कुल। विधानसभा स्थानीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर रीजनल जो इश्यू हैं उन पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए था। मोदी जी ने ये गलती कर दी, उन्होंने सोचा कि मेरा जो चमत्कार है वो काम कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जनता चमत्कार से नहीं, जनता रोटी और रोजी से चलती है। वो देखती है कि रोटी रोजी कहाँ मिलेगी। एक बिना मतलब का मुद्दा था, उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाया। आप बजरंग दल की बात करते हैं, आप बजरंगबली को कहाँ से ले आए? यदि कोई आदमी जिसका नाम है विष्णु दयाल है और वो विष्णु दयाल नाम के आदमी ने कोई अपराध कर दिया और विष्णु दयाल को दंडित कर दिया, तो फिर आप क्या ये कहेंगे विष्णु भगवान के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? ये गलत बात। धर्म को इससे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बजरंग बली और बजरंग दल दोनों बिल्कुल आगे हैं। जिन लोगों ने बैन लगाने की सोची है, जिन लोगों ने बैन लगाने की बात कही, हो सकता है बजरंग बली के वो बहुत बड़े जो है भक्त हों, उनका इष्ट हो सकता है बजरंग दली, लेकिन इस तरह की जो चीजों को बर्दाश्त आम जनता नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए और नहीं की उन्होंने। तो ये मोदी जी के लिए एक सबक है देखी जाए तो। और यदि ये चीजें रही तो उनको जो है 2024 के चुनाव में भारी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आज राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, मोदी जी की टक्कर में कोई भी दूसरा नेता बगल में खड़े होने लायक नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने हमारे भारत की ख्याति को इतना ऊंचा उठाया, हमारे व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाया, हमारे देश की शान को इतना ऊंचा उठाया जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। हाँ, वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, मैं उनका तहे दिल से प्रशंसक हूँ। लेकिन जब जब भी स्टेट के मुद्दे आते हैं तो वो इस तरह की दीदी और दीदी, लगातार बंगाल का मुझे वो दृश्य याद है, कोई इशू नहीं था इस तरह का, दीदी और दीदी का। परिणाम क्या हुआ, जनता उससे ज्यादा खुश नहीं हुई इन बातों से। आप मुद्दे दीजिए उनको, जो लोकल इश्यूज हैं उनको उठाइए और उनका हल कैसे करेंगे। कर्नाटक में आपकी सोच यहाँ गलत थी क्योंकि आपकी ऑलरेडी पहले सरकार थी। हाँ बिल्कुल, जनता को आपसे उम्मीदें थी और वो आप मालूम उम्मीद आपने उस शासन काल में 5 साल के में आपने पूरी नहीं की। उन पे आप फोकस करते कि ये गलती हमसे हुई, इसको अब हम ये सुधारने वाले हैं। उन सारे मुद्दों को जो लोकल जनता उठा रही थी उनको आप करते हैं। तीसरा एक फैक्टर में मान चलता हूँ, कांग्रेस का जो अभी अध्यक्ष बनाए हैं खड़गे साहब, वो एससी से आते हैं और बीच में क्या हुआ था कि बीजेपी का एससी वर्ग जो है वोट बैंक बिल्कुल 0 हो गया, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी नहीं रहा, वो बिखर गया। इस बार खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने पर, जहां तक मैं सोचता हूँ मेरे व्यक्तिगत राय है, खड़गे साहब के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद वो वहीं के हैं, कर्नाटका के हैं, तो वो सारा जो एससी वोट है वो एम ब्लॉक पूरी की पूरी जो है वोट बैंक उनका इधर आ गया कांग्रेस। दूसरा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट, वो वोट बैंक हुआ करता था, वो भी डिस्टर्ब हुआ बीच में क्योंकि ओवैसी भी आ गए या दूसरे स्थानीय दलों के साथ में भटक गए। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने 4% के आरक्षण की घोषणा की, वो सारा एम ब्लॉक पूरा वोट बैंक इधर आ गया। तो इसलिए ये स्थानीय मुद्दे ये जो है, इनकी कोई काट मोदी जी या बीजेपी नहीं ढूंढ पाए और ये खाली बजरंग बली और बजरंग दल इससे जो है राजनीति नहीं चलती है और न जनता का पेट भरता। फिर मोदी जी ने आने के बाद में जनता से जो चीज छीनी है, आज मोदी जी ने कोरोना के आने के बाद में ट्रेन में बेतहाशा जिस तरह से टिकट में वृद्धि कर दी। बिल्कुल, लोकल गंगापुर से जयपुर का किराया उस समय 29 रुपए, बाद में 30-32 रुपए हो गया था। बिल्कुल सही। वो आपने वो कोरोना के नाम पर वो छीन लिया। कोरोना तो खत्म हो गया बहुत पहले, क्या किया आपने उसके बाद में? दिया वापिस। आपने सीनियर सिटीजन का सम्मान देने के लिए योजनाएं चलाई थी, वरिष्ठ नागरिकों के, उनके किराए राजस्थान में रोडवेज में तो चालू है, लेकिन आपने रेलवे में से छीन ली। तो क्या वो उन लोगों का नहीं लगता है कि आपने उन लोगों का अपमानित किया, वरिष्ठ नागरिकों को? कोरोना से इन वरिष्ठ नागरिकों का क्या संबंध था? फिर ये सब जो चीजें हैं, आज सिलेंडर पर सब्सिडी में जारी थी, पहले 2000 मिलता था, लोगों को मदद मिल रही। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि ये रेवड़ियां बांटना कोई देश के लिए अच्छा नहीं है। रेवड़ियां बांटने का वही परिणाम होगा जो पाकिस्तान में या श्रीलंका में हो रहा है। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि रेवड़ियां बांटी जाए, लेकिन आप महंगाई पे कंट्रोल इसलिए करो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो। बिजली, अशोक गहलोत जी ने बोर्ड लेने के लिए 100 यूनिट और 200 यूनिट और 2000 यूनिट किसानों के फ्री कर दिए, और फिर दूसरे हैंड में 57 पैसे का आपने सरचार्ज बढ़ा दिया, फ्यूल चार्ज लगा दिया किसान से। इस हाथ से देख रहे, साथ दे दिया। अरे आप ये कर क्या रहे हैं? सारे हिंदुस्तान में, और राजस्थान की बात करूं ना, राजस्थान गहलोत जी से मैं कहता हूँ, कौन सा शहर गांव ऐसा जो दिन भर लट्ठों पर लाइट जलती है लेकिन रात में चाहनी है? आप उस लाइट की बर्बादी को रोकिए ना। आपके जयपुर में जलती है सारे लट्ठों पर दिन भर 24 घंटे। जो लीकेज है वो खत्म करने की आप वो तो कर नहीं रहे, आप बस टैक्स बढ़ा करके उसे पूरा कर रहे हैं। अरे आप अपनी कर्मचारियों में एफिशिएंसी डेवलप कीजिए ना, ईमानदारी डेवलप कीजिए, एफिशिएंसी डेवलप कीजिए, कटौतियां कीजिए उनमें जो बेहद बिना मतलब के खर्चे हो रहे हैं। अब आप जो महिलाओं के लिए जो शहरों के जो गाँव में जो चीजें हो रही है, गाँव में जो हो रही है, हम रोजाना देख रहे हैं, उनको रोकिए ना। इससे क्या हो रहा है कि आम जनता परेशान हो रही है और जो अपराधी हैं वो लाभ उठा रहे हैं इसका। तो आपको आम आदमी की जेब पर, आम आदमी को तो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम आदमी, हर आदमी तो चोर है नहीं, हर आदमी चोरी कर भी नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन आप बोझ उसी पे डालेंगे। सारी गंगापुर में आप दिल्ली दिन भर जो है लट्ठों में लाइट जली रहती है। अभी जयपुर गया था, जयपुर में देखा वहां भी जल रही थी। मंडावरी गया था, मंडावरी जली थी 4-5 दिन में। लाल सूट गया था, दिन में लाल लाइट जली थी। बताइए आप। सारे दिन
और ये आज नहीं है, 50 बार आपकी राजस्थान पत्रिका ने, आपके भास्कर ने गंगापुर में वो लट्ठों की फोटो लाइट जलती हुई निकाली है। लेकिन आज बताइए, इतने मोटी चमड़ी जिसे कहते हैं ना, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो करने को तैयार नहीं है, क्यों? वो जानते हैं हमारा कुछ नहीं भी कर सकते। बस आज अधिकारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, हाँ। वो पूर्णतः लापरवाह हैं, पूर्णतः लापरवाह हैं। वो केवल कमाई में लगे रहते हैं, जनता के उस दुख दर्दों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। शायद ही कोई अधिकारी ऐसा होगा जो जनता के दुख दर्द को हृदय से स्वीकार करता होगा और उसे निराकरण करने की कोशिश करता होगा। वरना सब अपनी नौकरी पूरी करना चाहते हैं, अपना टाइम खत्म हुआ, चलो यार 2 महीने का और है, फिर ट्रांसफर हो ही जाएगा। लेकिन इस दौरान कितने अतिक्रमण हो गए, कितनी अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो गए, कितना सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, मंदिर माफियों पर कब्जे हो रहा है। 1000 चीजें हैं, तो उन पे कोई भी जो है आवाज नहीं उठा और स्ट्रांगली डिसीजन लेने की आवश्यकता तो है। इसलिए जो कर्नाटक का मुद्दा है, कर्नाटक के स्थानीय मुद्दे अपने सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महंगाई अपने आप में मुद्दा था, बेरोजगारी अपने आप में एक मुद्दा था, आरक्षण क्योंकि उन्होंने, आप उसके पास उसकी कोई काट ही नहीं कर पाए, और आप केवल आपने सोचा कि बजरंगबली 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 का मैं भी भक्त हूँ, लेकिन बजरंगबली के नाम पे कोई आदमी अतिक्रमण करेगा तो मैं तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो मंदिर वाला आदमी हूँ और रोज जो है भजन पूजन में भी आस्था है, मेरे पूरा आस्तिक आदमी हूँ। कुल मिलाकर के ये है कि स्थानीय मुद्दों से, क्षेत्रीय मुद्दों से भटकी है भारतीय जनता पार्टी, और आप एक ही लॉलीपॉप लेकर के लंबे समय तक नहीं चल सकते। जी, एक चीज और हाँ है जी, आज सरकार अपने मंत्री नेताओं को खुश करने के लिए कुछ भी जो बेहिसाब उन पर खर्च कर रही है, जैसे चाह रही है वैसे कर रही है, केवल उनको अपनी सरकार बचानी है। अगर इस चीज का ध्यान पब्लिक की ओर दे, जनता की ओर दे, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, सभी सरकार एक जैसी है, अगर उन चीजों का ध्यान वो अपने पब्लिक के दे, और पब्लिक के जो ऊपर बोझ पड़ रहा है टैक्स का, या जिस चीज का कहते हैं अपन महंगाई का, उन चीजों को कम करके आज नेताओं की सुविधाओं में कटौती करे, तो मैं मानता हूँ आगे चलेगा सरकार। आज आप देख रहे हो महंगाई बढ़ती जा रही है, नेताओं की, मंत्रियों की सुविधाएं बढ़ती जा रही है, आज उनके कहने पर उनकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं उनको होगा। खर्चे के नाम पर उनको अनाप शनाप पैसा दिया जा रहा है, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। मैं एक पूछता हूँ, आप ये कहते हैं साहब हमारे एक विधायक की तनख्वाह 40,000, 50,000, 2 लाख रुपए है ना, तो आज वो 100 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट कहाँ से खरीद रहे हैं? उनके बेटे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, कहाँ से विदेशों में जा रहे हैं, कहाँ से 1-1 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, कहाँ से वो 10-10 जगह पेट्रोल पंप, ये अपने गैस एजेंसियां, कहाँ से अपने बंगले बना रहे हैं? ये बताए सरकार, उन पर ध्यान क्यों नहीं देती? सारा बोझ आजीवन पेंशन मिलेगी, सारे बोझ जनता पर क्यों डाल रही है? आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है केंद्र की, बार बार ये कहती है कि साहब जीएसटी की बैठक बुला रहे काउंसलिंग की, पेट्रोल डीजल पर रेट कम होगी, फिर एक कह देती है हमने विचार विमर्श किया है, राज्य सरकार नहीं मान रही, तो केंद्र सरकार किस लिए बैठी है? राज्य सरकार उन्हीं के तो अधीन है ना, और ये इशू उनका है। अगर वो एक बार केंद्र सरकार जैसे जीएसटी का निर्णय लिया, पहले ये कहा था कि एक देश एक टैक्स, आज उसके 3-3, 4-4 स्लैब बना रखे, वो क्यों? एक देश है तो एक टैक्स स्लैब रखिए। बिल्कुल, आज हर चीज पर अलग अलग 5% कपड़े पर हर तरीके से निकाला जा रहा है, हर तरह से एक जनता को नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। जनता सही है नवीन भाई, बड़े इशू नवीन सर, और मेरा ये मानना है कि हाँ, वादों के साथ, नेताओं के साथ में सरकार ने जो भरोसा था एनडीए सरकार पर, अब धीरे धीरे कहीं वो टूटने लगा है, या कहीं आपको लग रहा है कि हाँ शायद हम मुद्दों से भटक गए और हमको ग्रास रूट लेवल पर जाकर के अब काम करने की आवश्यकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों से नहीं भटकी है, वो अपने मुद्दों पर आज भी कायम है। और देखिए कि कोरोना काल में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया फ्री में। बिल्कुल, जो अब तक मिला है दिसंबर जनवरी अभी तक मिल रहा। बिल्कुल, वो 80 करोड़ को फ्री में अनाज दिया, उसका भी तो कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, वो पैसा कहाँ से आए? आप कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया। आप बताइए कि 2014 से पहले 80 रुपए लीटर था पेट्रोल, और आज चल रहा 2023। उस अनुपात में आप लगाइए कितना बढ़ा है। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है बस 100 रुपए से कम है पेट्रोल का दाम। गहलोत साहब से कई बार कह चुके वेट कम क्यों नहीं कर रहे पेट्रोल डीजल में। मतलब सारा काम
सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट का भी है। बिल्कुल। जैसे अभी सर ने कहा कि लाइट का दाम कम कर रहे हैं, उधर सरचार्ज बढ़ा दिया। बिल्कुल। एक हाथ से ले रहे, एक हाथ से दे रहे। तो गहलोत जी मूर्ख नहीं बना रहे आम जनता को, पब्लिक को। अब पढ़ा लिखा बॉस है हमारे, वो तो समझ गए, पर गांव का पब्लिक क्या समझ रही है क्या होता है सरचार्ज, फ्यूल चार्ज क्या होता है, फ्यूल चार्ज। तो ये मोदी जी की सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का एक षड्यंत्र है। और जो मोदी जी ने देश का नाम पूरे भारत में किया है, नहीं, इससे इनकार नहीं कर रहे नवीन सर। देखिए वो जो बना है ना ऑरा देश का, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम जहां खड़े हैं वो स्ट्रांगली खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार बदलाव तो करना पड़ेगा और स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे। भानु भैया जैसे कह रहे थे, सरकारी खर्चों में कटौती क्यों नहीं करते आप, करप्शन जो और जो लीकेज है वो बंद क्यों नहीं होते। एक मिनट उनसे ले लेता हूँ। हाँ देखिए खर्चा मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा सुना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जो खाने की थी लोग जो कैंटीन लगा कैंटीन को, उसमें उन्होंने बढ़ाया, कांग्रेस ने तो कभी नहीं बढ़ाया। तो मोदी जी, देखिए फिर वो बात आएगी कि एक साथ कुछ करेंगे तो आप कहेंगे कि और साहब मोदी जी ने तो फिर मनमानी कर रहे हैं वो। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है, कोरोना काल के बाद अमेरिका जैसा देश आज धरातल पर है, और मोदी जी ने भारत देश को धरातल पर नहीं आने दिया। बिल्कुल। हर घर में अनाज दिया, हर व्यक्ति को भूखा नहीं बनने दिया, फ्री में डोज दी। भारत ही नहीं, विदेशों में को सप्लाई किया है हमने। जो लोग आप कह रहे हैं कि हर विपक्षी वाला आज मोदी जी का गला पकड़ने पर तुला हुआ है। जब उन्होंने वैक्सीन चालू की कि ये मोदी की वैक्सीन है, बिल्कुल कंटिन्यू रखें सर आप। ये मोदी की वैक्सीन है, तो शुरू में उन्होंने पब्लिक को भ्रमित कर दिया। तब मोदी जी ने खुद ने लगवाई, और जब लोग वहां मरने लगे तब चाहे कोई से भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसने वैक्सीन लगाना चालू कर दिया। क्योंकि हर आदमी किसी कहे कि आप मर जाओ तो कोई मरने को तैयार नहीं होगा अजय भैया। बिल्कुल। हर आदमी मरने से डरता है, तब वो किसी भी पार्टी का हो, किसी के धर्म का हो, सबों ने वैक्सीन अपने आप लगवाई। और फिर वो वैक्सीनों को और देशों ने भी डिमांड करी तो मोदी जी ने उनको भी भेजा। तो भारत पहला देश था जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई। नहीं बिल्कुल, वैक्सीन बनाई, जितने प्रयोग, देखिए इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आप इन लंबे समय तक इनका गुणगान भी तो नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसको तेज कर लें सर। एक बात करना चाहूंगा, आज कोरोना के टाइम पर ठीक है मोदी जी ने अच्छा काम किया, मैं इस चीज के सहमत हूं, और मैं मानता हूं कि कोरोना के टाइम पे वैक्सीन को भारत में बनाया, हर व्यक्ति को निशुल्क उपलब्ध कराई, बिल्कुल है ना। लेकिन आज ये कहते हैं बिजली के बिलों में कोरोना के कारण टैक्स बढ़ाया गया, स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स बढ़ाया गया, आप स्टाम्प खरीदने जाते तो टैक्स बढ़ाया गया, है ना। और दो मुद्दे तो सर ने बताए हैं, रेलवे को लेकर के कितने बड़ी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के या प्राइवेट कर्मचारी जो भी थे, उन सबकी तनख्वाह में से एक एक दो दो दिन की तनख्वाह काटी गई। व्यापारियों का बिजनेस 3-3 महीने, दोनों बार 4-4 महीने बंद रहा, 6-6 महीने बंद रहा है। व्यापारी वर्ग को कितना नुकसान है, व्यापारी वर्ग को कोई राहत दी? कुछ नहीं दी। बाकायदा बिजली के बिल आए, नल बिल आए, बाकायदा जीएसटी जमा करवाया, कोई राहत व्यापारी वर्ग को नहीं दी। ठीक है, मैं मानता हूं आज मोदी जी काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आज पूरे विश्व में अपना झंडा लहरा दिया भारत का, मैं उस चीज को मानता हूं। लेकिन एक सबको सहयोग करना भी चाहिए, सबको राहत भी देनी पड़ेगी। जब आप एक तरफ तो कर्मचारी की तनख्वाह काट रहे हो, है ना, एक तरफ आप व्यापारियों पर टैक्स बढ़ा रहे हो, कोरोना के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी पे टैक्स बढ़ा रहे हो, स्टाम्प की खरीद फरोख्त पे टैक्स बढ़ा रहे हो। आज 100 रुपए एक स्टाम्प पे 100 रुपए का टैक्स बढ़ा दिया। जब स्टाम्प लेने जाते हैं तो वो कहते हैं साहब 100 रुपए कोरोना टैक्स है। किस बात का टैक्स है? आज करोड़ों अरबों रुपए के स्टाम्प बिकते हैं, उन पर 100 रुपए। आप सोचिए एक एक स्टाम्प पे 100 रुपए ले रहे, वो कहां जा रहा है? कुल मिलाकर के ये है कि वो चीजें सोचनी पड़ेंगी जो धरातल पर सीधा व्यक्ति को इफेक्टेड कर रही है। चलिए,
तो ये रही कर्नाटक चुनावों से जुड़ी हुई बात। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर हार हुई क्यों, और क्या वाकई में हम जनता के मुद्दों से हटे हैं, भटके हैं, और सिर्फ धर्म की राजनीति कब तक चलेगी। और अगर धर्म की राजनीति, वैसे देखिए कम कोई भी नहीं है, सुगुफ्ता कांग्रेस भी छेड़ती है, तो जब आप आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है ना हमारे देश में, वो वाकई में लाजवाब है साहब। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो मुद्दा है नगर परिषद गंगापुर सिटी के सभापति का निलंबन, और आखिर गंगापुर सिटी की जो राजनीति है वो किस ओर करवट ले रही है। ये बड़ा अहम इशू है, मुद्दे वही हैं, समस्याएं वही हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। पानी को लेकर के किसी के पास में कोई जवाब नहीं है, सफाई को लेकर किसी के पास में कोई जवाब नहीं है, कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। एक एक डेढ़ साल से तो आयुक्त के पद खाली चल रहे हैं, कई पोस्टें खाली चल रही हैं, और फिर गुणगान ये हो रहे हैं कि साहब जितना गंगापुर को मिला ये इतिहास में लिखने लायक है। हाँ, ये आपका कहना सही है, जितना गंगापुर को मिला इतिहास में लिखने लायक है। आज ऐसी कोई गली सड़क नहीं है जहाँ गड्ढे नहीं है। गंगापुर में विकास के नाम पे जीरो है, चाहे सरकार कांग्रेस की है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, गंगापुर में विकास के नाम पे जीरो किया गया है। गंगापुर में जगह जगह गड्ढे खोद दिए। आप दिन में निकल के जाइए, रात को यदि वापसी आते हैं ट्रेन से, तो आपको ये पता नहीं है कहाँ सड़क खुदी पड़ी है, कहाँ गड्ढे हो रहे हैं। पानी के नाम पे कोई नहीं है। बिजली की समस्या देखिए, तो बिजली की समस्या, बिजली का यही पता नहीं कब आनी है कब जानी है। नहीं, सरकार तो 2 साल से देर हो रही है कि हमारे पास कोयला ही नहीं है। कोयला नहीं है, लेकिन हमको तब ये पता ही नहीं है ना बिजली है या नहीं। अगर कोयला नहीं है तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करती है? पब्लिक से पैसा वसूल कर रही है, हर तरीके से पैसा वसूल कर रही है राज्य सरकार, तो क्यों रो रही है? क्या केवल अपने मंत्री और नेताओं पर खर्च करने के लिए? क्या अपने विधायकों को 5 स्टार होटलों में ठहराने के लिए खर्च कर रही है, या अपनी सरकार बचाने के लिए कर रही है? खर्च करना है पब्लिक के विकास के लिए खर्च कीजिए, सिटी के विकास के लिए खर्च करिए। शहर के विकास, पब्लिक के विकास के नाम पर सरकार जीरो है। चलिए, बड़ी बात कही है, और जो बेबाक तरीके से बोल सकते हैं और अपनी राय रखना चाहेंगे, राजेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। सर, गंगापुर की राजनीति, आपने तो बहुत सारे विधायक बनते और बिगड़ते देखे हैं, कई सांसदों को देखा है, इस शहर को बनते और बिगड़ते देखा है। आपको लग रहा है राजनीति वाकई में दिशा बदल चुकी है गंगापुर की, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या कुछ चल रहा है? यथार्थ ये है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय तक गंगापुर न केवल जिले का बल्कि राजस्थान के एक बहुत अच्छे कस्बे और उभरते हुए शहर के रूप में इसकी पहचान थी। करौली में अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा थी, गंगापुर में उस तुलना में बहुत कम अपराध। माधोपुर में ज्यादा थी, हिंडौन में ज्यादा थी। गंगापुर एक बहुत ही शांत नगर था, और कोई भी अधिकारी यहाँ से आकर के वापस जाना नहीं चाहता था। और कुछ लोगों ने स्थायी निवास गंगापुर को इसलिए चुना कि यहाँ से अच्छी कोई जगह सेंट्रल जोन था जहाँ पे बस का भी और ट्रेन का भी बराबर के अच्छे साधन थे। तो कनेक्टिविटी इतनी शानदार थी, सब बातें अच्छी थी। तो गंगापुर आप देखिए कि आज गंगापुर में रोजगार की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ना। जो कुछ थोड़ी बहुत लोको और कैरिज हुआ करता था वो खत्म भी हो गया। इस सब के बावजूद भी गंगापुर की आबादी पूरे जिले में सबसे ज्यादा यहाँ गंगापुर में बढ़ी, क्योंकि कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा फायदा था। यहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी थी, पानी की कोई कमी नहीं थी किसी टाइम पे। यहाँ पे 15 फीट 16 फीट पे यहाँ पे पानी था, इसीलिए लोगों ने गंगापुर को अपना स्थायी निवास भी बनाया। लेकिन धीरे धीरे गंगापुर का पतन होता चला गया, और पतन होते जैसे रेलवे से शुरुआत हुई पतन की, रेलवे से लोको गया, फिर कैरिज चला गया, फिर हमारे जो है 108 इंजन यहाँ पर रहते थे लोकोमोटिव में, वो सब चले गए। 5000 का स्टाफ था, वो चला गया। करोड़ों रुपए की तनख्वाह वो गंगापुर के मार्केट में खर्च होती थी। गंगापुर का विकास होता चला गया, सड़कें भी काम चलाऊ ठीक थी। लेकिन हम जब पढ़ते थे तो एक वो था, अगर फिरदौस वरु रुए जमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त, यदि संसार में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर। जो दुर्गति कश्मीर की होगी, जो कश्मीर जो है कभी स्वर्ग हुआ करता था वो नरक हो गया, उससे भी ज्यादा दुर्गति गंगापुर को ये। यदि संसार में कहीं नरक है तो गंगापुर है, गंगापुर है, गंगापुर है। जिस पानी के लिए बड़े बड़े सपने दिखा करके सीवर लाइन और पानी की पाइप सड़कों को खोदा गया, उस समय गंगापुर एक ऐसा दौर था। गंगापुर कुछ समय के लिए 2-3 साल के लिए अच्छी सड़कें थी, गली गली में भी सड़क। 3 साल पहले की अगर बात करें, 5 साल 4 साल मान लो,
अच्छी अच्छी सड़कें थी, गली गली में सड़क थी, शायद ही अगर 4 फीट की भी गली है तो उसके अंदर भी सड़क बिल्कुल सीसी रोड थी। तो गंगापुर में उस वजह से सफाई की व्यवस्था ठीक थी। वो शायद गीता देवी नरूका का कार्यकाल था, उस समय भी सड़क बहुत अच्छी थी। बिल्कुल संगीता जी भी थी। तो उसके बाद में, लेकिन अब जब सीवर लाइन के नाम पर और पाइप लाइन के नाम पर जब जितनी भी ये खोदी गई, उसमें कहीं भी नहीं आए दिन लोग गिरते हैं, आए दिन बच्चियां गिरती हैं, आए दिन स्कूटर वाले पलटते हैं, और ऐसा कोई सा दिन नहीं होता जिसमें किसी न किसी का कोई एक्सीडेंट उन सड़क में हुए गड्ढों और बेतरतीब रूप से भरी गई मिट्टी के द्वारा उनका नहीं होता है। अगर बरसात हो जाए तो आप जहां पैर रखना चाहेंगे वहां पैर नहीं रख सकते, फिसलेगा। मिट्टी बिछा दी। मेरी सैकड़ों शहरों में मैं गया हूं, मैंने ऐसा कोई हिंदुस्तान का शहर नहीं देखा जहां सड़कों के गड्ढों में मिट्टी डाल के भरी हो। यहाँ गंगापुर में यात्रा निकल रही है, गणेश यात्रा, तो गड्ढों में मिट्टी भर दी, या और कोई चीज आई तो फिर मिट्टी भर दी। कोर्ट के आगे रात में हम देखते हैं वहां मिट्टी भर दी, और बरसात होते ही वो मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती है और बेतहाशा लोग गिरते हैं, कपड़े खराब होते हैं। सुरक्षित आदमी घर पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। इसलिए गंगापुर का तो जो है सत्यानाश इन दिनों ये पूरा सड़कों के लिहाज से तो हो ही गया है, और अपराधों की वृत्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देख लीजिए, पहले एक थाना हुआ करता था, उसकी भी 1000 के आसपास नहीं पहुंचती थी FIR की संख्या, आज 3 थाने हो गए और अपराध कितने बढ़ गए। इसमें चीजों की ये स्थितियां हैं, अगर आप चप्पल की जोड़ी बाहर रख दो तो सुबह आपको जो चप्पल की जोड़ी नहीं मिलेगी। एक 100 ग्राम का लोहे का टुकड़ा बाहर रख दो, सवेरे वो लोहे का टुकड़ा नहीं मिलेगा। आपके फाटक जो है, मेरे तो एक फाटक को खोल के ले गए, लोहे का एक फाटक रह गया और एक फाटक को खोल के ले गए। स्मैक चीजों का ये स्थिति है, गली गली में स्मैक चीजों की जो है बरसात हो रही है। कौन रोक रहा है इन सब चीजों को? कौन, किसका ध्यान है? अरे आप बड़ी बड़ी समस्याओं पे बात करते हो, छोटी छोटी जिनसे आम जनता को त्रस्त है उनका भी तो ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से गंगापुर में प्रशासनिक रूप से बहुत गिरावट आई है। आम जनता इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। नगर पालिका में आप जाओ तो इतना कोई आदमी ये कह ही नहीं सकता कि वहाँ अधिकारी कर्मचारी मौजूद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। किससे व्यथा अपनी बताओगे आप? और ये स्थिति न केवल नगर पालिका की है, हर स्थिति की, अस्पताल की भी है, ये और जगह की भी है। एजुकेशन में चले जाओ, शिक्षा की दुकान खुलती जा रही है, क्योंकि आप अपने सरकारी स्कूल जो 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, वो अपना वो, अरे आप उनपे उनकी नस कसो ना, उनसे काम लो आप जो तनख्वाह देते, या फिर ऐसे करो ना, ये खत्म कर दो। आज आप, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी लाओ, मुझे बना दो CM, मैं बेरोजगारी समस्या जो है 1 महीने में खत्म कर दूंगा। आप नौकरी का आकर्षण खत्म कर दो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी इसीलिए है कि नौकरी नहीं मिल रही है। आप नौकरी की, इनको 1-1 लाख की तनख्वाह की जगह आज प्राइवेट स्कूल में 5-5 हजार में इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। मैं ये नहीं कह, हालांकि मैं जानता हूँ वो शोषण भी है, वो अत्यधिक शोषण है, लेकिन आप 20 हजार में दो ना, उनका पेट भी भर जाएगा और जो है वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वो लोग। और आप 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं जो 5 मिनट पढ़ाते नहीं। आज कॉलेज के जो टीचर्स की तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए महीने की है, उसके बदले में कहते हैं लगातार प्रमोशन हो रहे हैं। आज एक डॉक्टर है सरकारी स्कूल, सरकारी खर्चे पर वो डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर बनाने पर कम से कम 50 लाख का खर्चा सरकार का आता है। बिल्कुल आता है। और वो 50 लाख का खर्चा जो है सरकार कहाँ से वसूल करती है? आम जनता से, टैक्स के रूप में। वो जब डॉक्टर बन जाता है तो जो है जनता की रग रग से जो है उसको पैसे को नोचता है। मैं डॉक्टरों में ज्यादातर वकील रहा हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो एक मानसिकता बदली है। गली गली में अस्पताल खोल गए, जयपुर के नाम पर डॉक्टर आ रहे हैं, कोई दिल्ली के नाम पर आ रहा है। एम्स का प्रसिद्ध डॉक्टर की सेवाएं दूसरे शनिवार को, ये सब जगह कह रहे हैं। अरे आप अपने अस्पताल की आप ध्यान रखो ना कि कौन डॉक्टर कितने जा रहा है और वो क्या कर रहा है। खत्म कर दीजिए इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस, तनख्वाह बढ़ा दीजिए इनकी। आप इनको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इनको 3 लाख रुपए दीजिए। तब देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस नाम पर जो दवाइयों में कमीशन, जांच में कमीशन, एक जांच में जो है 50% कमीशन, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जांच हो रही है। तो आम जनता को तो पिसना है, सरकार चाहे किसी की हो, साथ बुरा मानने की बात नहीं है। और इलेक्शन का आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इलेक्शन का सीजन आ रहा है, क्या होता है इसमें? कहाँ होते हैं बिना पैसे के इलेक्शन, सॉरी ट्रांसफर, कहाँ होते हैं बिना पैसे के ट्रांसफर? इलेक्शन आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। आम अखबार लिखते हैं, रोजाना लिखते हैं, डेली लिखते हैं, क्यों नहीं बनाते? आप ट्रांसफर की ड्यूटी करनी, सॉरी इलेक्शन, आप पॉलिसी बना दो ट्रांसफर की, उस पॉलिसी की नॉर्म्स में जो आएगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा।
सारी terms and condition देखी जाएगी। इसमें किसी भी नेता की जो है डिजायर की उसकी कहाँ आवश्यकता है? लेकिन नहीं, लेकिन आप मानसिक रूप से इसके लिए आप तैयार नहीं। डिजायर चाहिए हमको। तो आपने पहले नगर पालिका की घोषणा की थी कि नगर पालिका में जो है चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट होगा, तीसरे दिन ही बदल गया। आप नहीं इनडायरेक्ट होगा। अनडायरेक्टली क्या किया आपने? भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया, खरीद फरोख्त होने लगी। कहाँ नहीं हो रही है? करते चलना दोस्तों और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, हाँ। गर्म मुद्दे हैं ये। कहाँ नहीं हो रही है खरीद फरोख्त? लेकिन आज मेरे से पूछा आप सबूत लाइए, आप मैं कहाँ से लाऊंगा सबूत? ये काम चौड़े में होते हैं इस रोड पे, खुले आम होंगे क्या? एकांत में जाके करते हैं ये सब काम। आज किसी भी विधानसभा लेकिन का लोकसभा का टिकट चाहिए तो पहले आप 10 करोड़ रुपए होने और चाहिए। इसलिए ये तो साहब क्या है कि आम जनता को पिसना है, क्योंकि हमारी राजनीतिक पतन मुझे किस दो पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है। नहीं पार्टी से देखो यहाँ इसे कोई आदमी पार्टी विशेष की बात करता है वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्योंकि राजनीतिक चरित्र सबों का एक सा है, नाम अलग है। जिस भ्रष्टाचार की बात है, केजरीवाल साहब जो है मैं गाड़ी नहीं लूंगा सरकारी, मैं इसी 1.5 फुट के मकान में रहूंगा, मैं ये करूंगा। सबसे पहले तो उन्हें एमएलए बनते, सबसे पहले हिंदुस्तान में आप इतिहास को देख लो, जैसे ही दिल्ली के वो सीएम बने सबसे पहले एमएलए की तनख्वाह तिगनी बना दी। सबसे पहले बढ़ाई, सबसे पहले फिर हिंदुस्तान में एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो ये है केजरीवाल साहब। और आज उनके जो है कितने 1000 करोड़ रुपए उनके खर्चों पे, डेकोरेशन पे, उन पे जो कह रहा मैं तो जमीन पे बैठूंगा, मैं तो जो है वो मेरी फिएट गाड़ी है, वो एल्टो मारुति अल्टो में है। आज उनकी लाखों रुपए की गाड़ियां में घूमते हैं, बेतहाशा खर्चे कर रहे हैं, उनकी कितनी सुविधाएं दे रही है, पकड़ के वो अलग बात है, वो अपना इश्यू अपना विषय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक चरित्र जो है वो सब पार्टियों का एक सा है, और इसलिए वो पतन इतना हो चुका है। आज शरीफ आदमी या साधारण पैसे वाला आदमी चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। इसके दोषी हम जनता भी है कि जब चुनाव आते हैं हम सब चीजों को भूल जाते हैं, तब हम अपने देखते हैं जाति को देखते हैं या हमारे स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं। हम राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं देखते, राष्ट्रीय हित नहीं देखते, हमारे आम जनता के हित को नहीं देखते, तब हम अपनी व्यक्तिगत चीजों में घुस जाते हैं। जितने और बस वहीं से पता जो पाप हम करते हैं उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा जनता को। जनता जागरूक हो, आप ये करें जो पाप हमने कहा हम कर रहे हैं वो पाप। ये चुनाव आते हैं, चुनावी तो हम नहीं है, जब चुनाव में हम ये चीज नहीं करते तो हमें अधिकार क्या है शिकायत करने का। अच्छा आज बिल्कुल आज आपने एक बढ़िया बात कही है। मैं आपको बताऊं, आज एक गांव है पास में चांदनहोड़ी, वहां का एक वीडियो मेरे पास में आया था, मैंने चैनल पर भी भेजा है। विधायक इंदिरा मीणा वहां कोई उद्घाटन करने या सामाजिक समारोह में गई थी और ग्रामीणों ने उनको वहां से भगा दिया। बिल्कुल, और ये कह करके भगाया कि साहब 1.5 साल से मांग कर रहे हैं और आपने हमारी मांग नहीं सुनी, अब आपको कोई अधिकार नहीं है उद्घाटन करने का। नवीन सर, आपको लगता है कि जनता जब तक सवाल नहीं करेगी तब तक लोकतंत्र में सुधार नहीं हो सकता? ठीक है, जनता ही नेता बनाती है और जनता ही धरातल पर लाती है। तो लोकतंत्र में जनता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लोकतंत्र को बढ़ाने में भी और लोकतंत्र को गिराने में। कि जब तक आदमी अपने नेताओं से सवाल नहीं करेगा या गलतियों को उनके सामने नहीं रखेगा, क्योंकि आजकल ये हो गई है कि आज भारद्वाज जी ने मुझे बताया तो कल से मैं भारद्वाज जी की बढ़ाई करने लग जाऊंगा। अरे साहब बहुत अच्छा चैनल है। चापलूस वाली जो राजनीति है, अभी सर ने सही कहा था कि हम ही लोगों का भी जिम्मेदार हमें लोकतंत्र जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। कि समय समय पर जब चुनाव आते हैं तो हम जातिगत में, व्यक्तिगत स्वार्थों में उसमें बह जाते हैं और उसका खामियाजा 5 साल तक हमें भुगतना पड़ता है। इस चीज को आम पब्लिक को समझना होगा, जागरूक बनना होगा, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी व्यक्ति है समाज का, कि वो ही नेता बुरा सोचे, कम से कम अच्छा बुरा सोचे और नेताओं को सबक भी समय समय पर आने पर सिखाए। अच्छा, अब राजेंद्र सर, एक बड़ा मुद्दा, कल एक ब्रेकिंग आई, नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया। 39 जो नगर निगम अधिनियम है 39 की 6 उपबंध धारा के तहत के उनको साहब की साहब ये हो सकता है एसीबी की जांच को प्रभावित करें। एक बात मुझे बताइए, अक्टूबर में सवाई माधोपुर के नगर परिषद के सभापति विमल चंद महापर को रिश्वत लेते हुए 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। 2 महीने में वो व्यक्ति जमानत पर बाहर आता है और अपना पद जो है वापस ग्रहण कर लेता है, जबकि उसको ट्रैप किया गया था। जबकि वही दूसरा उदाहरण हमारे पास गंगापुर सिटी का है कि ना उन्हें ट्रैप किया गया, केवल रिकॉर्डिंग के आधार पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उनका निलंबन कर दिया गया है। आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर भी अब राजनीति हावी हो चुकी है?
उन्हीं के इशारों पर नाच रही है? देखिए साहब, मैं एक्चुअली क्या है कि कानून की बात तो कर सकता हूँ, और व्यक्तिगत क्योंकि मेरे पास जब तक इस मुकदमे की फाइल नहीं है तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि एक्चुअली इस नहीं, केस तो ये एक दोहरा सेकंड, नहीं चर्चा नहीं ऐसी नहीं नहीं है। पूरी बात वो मैं उसे बताऊंगा। लेकिन क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो आज मैं ये नहीं कह सकता, ये बात कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि माधोपुर के फैक्ट्स और गंगापुर के फैक्ट्स दोनों एक से हैं। अगर दोनों के फैक्ट्स एक से हैं तो परिणाम में अंतर क्यों है, ये विचारणीय बिंदु हो सकता है। लेकिन आज हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो फैक्ट और गंगापुर के फैक्ट बिल्कुल एक से हैं। तो इसलिए अब जो हम अखबार में पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज क्या है इस केस के बारे में, जो हम अखबार में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी अखबार में आया था कोई 7-8 बिंदु उसमें दिए हुए थे कि इन बिंदुओं पर उनकी जांच जो है चल रही है चेयरमैन साहब की। तो ये बिंदु उसमें आए थे। आज ब्रेकिंग न्यूज अचानक सोशल मीडिया पे आई कि उनको निलंबित कर दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि जो धारा 7 है करप्शन एक्ट की, भ्रष्टाचार अधिनियम की जो धारा 7 है ना साहब, तो धारा 7 में यह है कि कोई भी लोक सेवक, जहां तक मुझे, हालांकि गंगापुर में चूंकि एंटी करप्शन के जितने मुकदमे हैं वो गंगापुर नहीं चलते हैं, वो भरतपुर और जयपुर चलते हैं, इसलिए हमारा ये फील्ड नहीं है वैसे। लेकिन अपनी एक, क्योंकि इस फील्ड में हूँ मैं वकालत में, तो पहले लोग हमसे सलाह लेने आते हैं या जवाब लिखाने आते हैं, उस लिहाज से थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसके आधार पर कहता हूँ। धारा 7 में क्या है साहब कि कोई भी लोक सेवक, वो लोक सेवक असम्यक रूप से, गलत रूप से, अवैधानिक रूप से कोई ऐसी राशि प्राप्त करता है, इनाम के रूप में ले लो, चाहे कैश के रूप में ले लो या काइंड के रूप में लेता है, और उसके बदले में किसी व्यक्ति को जो है ऐसा कार्य करता है उसके हित में जो कानून है वो नहीं कर सकता है, तो ये जो है भ्रष्टाचार के उसमें आएगा। उसकी और सैकड़ों कई अलग अलग धाराएं उपबंध है। उसमें आपकी 10,000 रुपए महीने की रिकॉर्डेड आपकी इनकम है, और 10 साल आपको नौकरी में हुआ, तो 10 साल 10,000 में आपने कितना बचाया होगा, घर का खर्चा भी तो किया होगा, तो आपने वाला 1,000 रुपए मिला, तो आपसे क्या उम्मीद की जाएगी, 10 गुना 12 कर दो, 12,000 और 1,20,000 होना चाहिए आपके पास। लेकिन आपका मकान 70 करोड़ का है, तो अपना चौड़े में दिखता है, इसमें किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है कि ये 70 करोड़ का मकान आप कहाँ से कहते हैं, इसका मतलब साफ है कि आपने जो है भ्रष्टाचार किया। इसमें भी आपका जो है ये एंटी करप्शन में जो है आप कवर हो जाते हैं। तो जहां पर ये तो रही एंटी करप्शन की उसी बात है, भ्रष्टाचार अधिनियम की बात है। अब इनके ऊपर जो निलंबित किया, धारा 39 क्या है सर, धारा 39 का क्लॉज 6 है बिल्कुल। तो क्लॉज 6 में क्या होता है साहब कि ऐसे नहीं कर सकते निलंबित, अगर इन्होंने बिना जो है चेयरमैन साहब के जवाब को लिए, बिना उसकी प्राथमिक जांच किए यदि ये निलंबन किया है, तो इस हाई कोर्ट से तुरंत ही खत्म हो जाएगा 1000%। लेकिन यदि उन्होंने इनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट है, जो भी शिकायतें हैं, उस शिकायतों को जवाब देने का मौका इनको दिया गया हो और उसका जवाब इन्होंने दिया हो और उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हो और उसमें ये लगता है कि प्राइमरी प्रोब जो है जांच, कोई इसमें प्रोब की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन है, तो वो जो है इसकी, और उसके संबंध में किसी अधिकारी की इनके खिलाफ में रिपोर्ट गई हो, तभी सस्पेंड कर सकते हैं। वो इसलिए कि आपको प्राथमिक जांच में दोषी पाया गया है, अब इसकी बृहद स्तर पर, गहन स्तर पर जांच की जानी है और वो गहन जांच को आप प्रभावित कर सकते हैं इस पद पर रहते हुए, क्योंकि वो जांच वहीं होगी जहां के आप चेयरमैन हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उन परिस्थितियों में निलंबित किया जाता है। लेकिन तो अब इसमें अब ये मैं नहीं कह सकता कि इनको जो है नोटिस का जवाब, इन्होंने नोटिस आया कि नहीं आया, नोटिस का इन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया, और नोटिस के जवाब देने के बाद में उसकी फिर जांच हुई कि नहीं हुई, और वो जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ गई कि नहीं गई। अगर ये काम नहीं है तो ये दोबारा बहाल हो जाएंगे, और यदि ये सब चीज है तो चूंकि कानूनी प्रावधान है निलंबित करने का, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जैसे गिरफ्तार होता है उसको सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड। तो ये गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट की तारीफ में आते हैं ये लोग। चेयरमैन जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, वो सुविधाएं, वो लाभ इनको मिलते हैं जो पब्लिक सर्वेंट को डेफिनेशन में दिए हो, जनसेवक के रूप में। तो इस जनसेवक के रूप में, तो इसलिए वो एक्ट इन पे लागू होता है। तो अब चूंकि ये इस मुद्दे पे जब तक ये सारी जानकारी नहीं हो, अच्छा इसमें आगे क्या हो सकता है, जैसे नहीं अगर निलंबित कर दिया गया है तो क्या कितने दिन में आपको जल्दी नया सभापति बैठाना पड़ेगा, अब उसमें भी फिर वही राजनीति चलेगी,
कि जो विधायक के नजदीकी होंगे, चहेते होंगे, नहीं उन्हीं को सभापति इसमें चूंकि जनरल सीट है ये हम्म, और उप सभापति जो है जनरल का है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत आने की बात नहीं। उप सभापति नियम के अनुसार उप सभापति जो है ये किसी इसमें फल को नहीं बैठाया जा सकता? नहीं, नियम के हिसाब से वो है, थोड़ा को बैठाया जाता ये एससी की सीट होती है और और उपसभापति नहीं मिलता। उप सभापति जो है जनरल सीट का होता, तो फिर जो है ये इसको थर्ड आदमी को बैठाते हैं। ये तो जनरल सीट है, जनरल का उप सभापति है, तो वो नेचुरली उपसभापति का मतलब ही है कि जब सभापति नहीं होगा तो उसकी जगह वो उपसभापति काम करेगा। चलिए, जब राष्ट्रपति बाहर चले जाएंगे उपराष्ट्रपति काम करेगा। इसमें कोई विचार नहीं बिंदु मेरे समझ में तो है नहीं टेक्निकल। तो अब आगे राजनीति में क्या नहीं हो सकता, नहीं पर ब्यूरोक्रेसी पे हावी है कि नहीं है राजनीति? ये तो चौड़े है ना, मेरी सेटिंग के अधिकारी लगाऊंगा, है अरे ना? आज थाना जो है वो ब्यूरो राजनीति से चलता है, आज जो है एसडीओ को राजनीति से चलता है, आज अस्पताल राजनीति से चलता है, क्योंकि इनके ट्रांसफर सब वही लोग कराते हैं राजनीति। हर आदमी जो पोस्टिंग है चाहेगा उनकी माना गया सही गलत जो भी सी बात है और करनी पड़ेगी आपको। करनी पड़ेगी है। आपने नियम बना दिया कि अगर मान लो विधायक जाएगा तो बाहर तक छोड़ने आओगे आप। अब ये क्या है, ये भाई आपने इसमें कांग्रेस बीजेपी क्या करे, बीजेपी ने भी कभी ऐसा नहीं किया, इस संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने भी नहीं, इतनी बार सत्ता में बीजेपी आई, उन्होंने भी कोई जो है ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। तो राजनीतिक चरित्र तो सब एक सा है बिल्कुल, बस मुखौटे बदल जाते हैं और जनता को चाल तो चरित्र वही रहता है। चाल चरित्र वही रहता है, जनता को तो पिसना है। क्या राजा जो है कोई राम जी हो चाहे रावण हो, सीता का तो हरण होना ही है। उसकी तो अगली परीक्षा हुई, जनता तो सीता है बेचारी। इसलिए ये है कुल मिलाकर के ये है कि भुला दो उस जिंदगी को जो गर्दिशों में पड़ी थी, क्योंकि राम को भी सीता की जुदाई सहनी पड़ी थी। और अब तीसरा सबसे अहम मुद्दा जो गंगापुर का ज्वलंत मुद्दा है वो है हमारा कल्याण जी का मेला। कहते हैं साहब 36 कौमें की आस्था जुड़ी हुई है, सर्व समाज का ये मेला है और गंगापुर सिटी की तो कम से कम पहचान ही सिर्फ एक कल्याण जी का मेला है। अब विधायक महोदय जो है वो एक ही चीज के लिए पीठ थपथपाते हैं कि मैंने गंगापुर को जिला बना दिया। साहब जिला तो बन गया, लेकिन इस जिले में बचा क्या? रणथंभौर और त्रिनेत्र गणेश माधोपुर में गए, केला देवी करौली में गई, दौसा में हमारा मेहंदीपुर बालाजी चला गया। गंगापुर के पास बचा क्या ले दे करके? एक कल्याण जी का एक कल्याण जी का मेला बचा था और वो भी, उसकी भी हत्या हो चुकी है। ज्वलंत मुद्दा और ज्वलंत सवाल यह है कि आखिर कल्याण जी के मेले की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। नवीन जी से मैं पूछूंगा। नवीन सर, कल्याण जी का मेला आपने तो बचपन से लेकर के अब तक देखा है, खूब अटकेलियां करी है वहां पर, लेकिन अब सब कुछ खत्म सा हो गया और किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो इसलिए कि कई बार जब व्यक्तिगत स्वार्थ टकराते हैं तो सारे और मुद्दे गौण हो जाते हैं। इस मेले में भी यही बात हुई है कि आपसी कोई व्यक्तिगत मुद्दे थे, स्वार्थ थे, उस वजह से ये इस बार ये परिस्थिति आई है। हम सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति इस कल्याण शुरू हो जाएगी सर। नहीं, परंपरा मैं ये कह रहा हूँ ना, हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में ये मेला में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और मेला जैसे पहले बढ़ता आ रहा था उसी प्रकार भव्य मेला ये कल्याण जी को बढ़ता रहेगा गंगापुर सिटी। इस बार तो खत्म है। भानु भाई, आपको क्या लग रहा है इसके लिए जिम्मेदार है कौन? एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या इतने लाचार है विधायक महोदय? क्या प्रशासन इतना लाचार है कि जो कल्याण जी का मेला 36 कौम का सर्व समाज का था वो भर नहीं रहा और मूक दर्शक बन करके सब देख रहे हैं? अजय जी, कल्याण जी का जो मेला है वो हर समाज की, हर जाति की, हर व्यक्ति की एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आज 53 साल का हो चुका और बचपन से उस मेले में हमारे पापा के, हमारे दादाजी के, हमारी उंगली पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के हम मेले में जाते थे। ठीक है, ये गुर्जर समाज का एक सहयोग पूरा रहता था, गुर्जर समाज का मेला था। लेकिन मैं मानता हूँ गुर्जर समाज का नहीं, पूरी कौम का मेला था, हर कौम का। माली सभी आते थे। पहले क्या होता था, ये ऐसे चलता था, 2 दिन गुर्जर समाज का, 2 दिन मीणा समाज का, 2 दिन माली समाज का, ऐसा मेला चलता था। लोग लेते हुए हर समाज जो मीणा माली के शादी विवाह सत्य इसी मेले में होते थे। आज क्या ऐसी परिस्थिति आ गई? ठीक है, गुर्जर समाज के 2 धड़ बटे हुए हैं,
वो ये कहते हैं सब जमीन हमारी है, वो ये कहते हैं कि सब पहले इसका फाइनल किया जाए। मैं मानता हूँ वो एक हर समाज का मैटर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये मेला एक पर्सनल व्यक्ति का है? आज वो ये कहते हैं हमने ताला लगा दिया, ठीक है, आपने ताला लगा दिया, आज आपका जमीन में मेला लगता तो क्या पब्लिक जो आती वो उस जमीन को उठा कर ले जाती, या कि उस जमीन को खोद कर ले जाती, या हम पब्लिक उस पर कब्जा कर लेती? आपका विवाद भी वही था, विवाद भी वही था, जमीन भी वही थी। वो ये कह रहे हैं आगे हम साहब इसमें मैरिज हॉल भी बनाएंगे, लाइब्रेरी बने, ठीक है भाई, वो आपका समाज का मुद्दा है, हर समाज का मैटर अलग अलग है। लेकिन आप पब्लिक की भावनाओं से, पब्लिक के आस्थाओं से क्यों खेलते हो? आज एक व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अपना एक अहम और एक मुद्दा बना लिया, उसने कहा सब नहीं, सब मैं मेला नहीं लगने दूंगा। अभी बीच में जैसे बात आई थी, समाचार आया था, एसडीओ कोर्ट एडीएम ऑफिस में मीटिंग हुई थी, विधायक महोदय ने मीटिंग ली थी, कि साहब झूले चक्री वगैरह प्रोग्राम होंगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल में, है ना। तो आप एक चीज बताइए, पब्लिक जो आती है वो पहले मंदिर के दर्शन करने आती है, मंदिर के दर्शन करने के बाद वो मेले में जाती है। तो क्या पहले पब्लिक जो आएगी मंदिर में जाएगी, फिर मंदिर से आकर हायर सेकेंडरी स्कूल जाएगी, फिर अगर उसको कुछ खरीदना है उसको तो फिर मैं मेला स्थल पे जा। तब भाई एक चीज बताओ, 5 किलोमीटर का चक्कर तो कोई लगाने वाला नहीं है। नहीं, वो मुद्दा हमने भी बड़े व्यापक तरीके से उठाया और उसके बाद वो बदल गया। दूसरा, चलो इन्होंने ये खत्म कर दिया, यहाँ खत्म करने के साथ ही जो बेचारे दूर से ट्रकों में भर भर के अपना सामान लेके आए थे, आज उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी, वो मायूस होकर अपने ट्रकों को लेकर वापस चले गए। जो महावीर जी मेला समापन के बाद जितने झूले चक्री गंगापुर में आकर लगते थे, और जो मई और जून के महीने में बच्चों की छुट्टियां रहती तो 2 महीने पूरे रहते थे, चाहे मेला 20 दिन का रहे चाहे 15 दिन का रहे, आज उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी, मेले का बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म कर दिया। और मेरा मानना यह है क्या आने वाले साल में शायद केवल पूर्णिमा के दिन केवल मंदिर की रथ यात्रा रह जाएगी और मेले का अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा। जिम्मेदार कौन है? अब आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ कि जिम्मेदार कौन है, इसलिए इन बातों को गौण रख दिया जाए तो अच्छा है। चलिए, राजेंद्र सर, कल्याण जी का मेला आस्था का बड़ा केंद्र था और दिल दुखी तो है, क्षुब्ध तो है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। एक्चुअली क्या है कि मेला हमारी संस्कृति का भी परिचायक है। ये मेलों से हमारी संस्कृति जिंदा रहती है, और जिस देश की, जिस समाज की संस्कृति मर जाती है, वो देश और वो समाज मर जाता है। मेला जब होता था कल्याण जी का, तो पद दंगल, ख्याल या जो पुरानी संस्कृति है वो सब होता था। फिर एक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द पैदा होता था लोगों में आपस में, मेले के नाम पे सौहार्द पैदा होता था। नई चीजें हमको देखने और सुनने और समझने को भी मिलती थी। हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। बहुत सी चीजें वो आती थी मेले में जो आम तौर पर हमें यहाँ गंगापुर में उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन मेले में तब लोग बाग पूरा 10-10 महीने से इंतजार करते थे कि मेला आएगा ना, तो ये चीज अपन मेला में ले लेंगे, फलानी चीज से मेले में आएगी, इस तरीके से। तो ये सब चीजें जो है, फिर छुट्टी होती थी, बच्चों की परीक्षाएं समाप्त होती थी, उनको एक नया वातावरण चाहिए, उनके मन को, उनके मस्तिष्क को जो है दोबारा एक्टिवेट करने के लिए। तो मेले के बहाने से उनकी सारी की सारी स्फूर्ति दोबारा से रिसाइकिल हो जाती है, मांग जो उनकी बैटरी एक्टिवेट होगी दोबारा से। तो ये मेले से ये बहुत जरूरी था। और फिर तीसरी बात, आज गंगापुर में जैसे आपने भी कहा था कि गणेश जी तो वहां चले गए, कैला देवी वहां चलेगी, महावीर जी वहां चले गए, गंगापुर में। तो मेला गंगापुर का जो है, ये कल्याण जी का मेला भी लक्खी मेला हुआ करता था। बिल्कुल सही, लक्खी मेला होता था। तो लक्खी मेले के नाम पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। हमारी गंगापुर की पहचान भी थी कल्याण जी का मेला। लेकिन आज दुर्भाग्य से 2 साल तो पहले कोरोना के चक्कर में हो गया, और अब जो है इनके आपसी विवाद से यहाँ दूरदर्शिता का परिचय हमारे तमाम जितने भी नेता ने भी दिया है और जनप्रतिनिधियों ने भी दिया है। अगर जब इतने साल से आपने इसको जो है इनके जातिगत आधार पर किसी उनका जब स्थान था ये, तभी आपने क्यों सोचा कि भविष्य में यदि ऐसी कोई बात आएगी तब भी मेला कहाँ भरेगा। आप उसको एक्वायर कर सकते थे बहुत पहले ही, और इसको मेले ग्राउंड के नाम पे इसको जो है घोषित कर सकते थे, जैसे रामलीला ग्राउंड होता है। कोटा में नहीं है कि रामलीला ग्राउंड है, आज भी जो है रामलीला ग्राउंड है, वो हमारे दशहरा मैदान। तो यहाँ आप ये सब चीजें देखते, कभी ये स्थिति आएगी तब क्या होगा। फिर थोड़ी सी गलती
दो व्यक्तियों के दो मतलब व्यक्ति का मतलब दो धड़ों का व्यक्तिगत समुदाय अहंकार, के। हाँ एक ही समुदाय, उनके व्यक्तिगत अहंकार हावी हो गए। उन्होंने जन सामान्य के हित को ध्यान में नहीं रख करके, गंगापुर के हित को ध्यान में नहीं रख करके अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत अहंकार को उन्होंने पुष्ट किया। अदरवाइज तो उनके सारे के सारे मुद्दे बाद में वहीं रहते, जैसे हाँ, बिल्कुल, जमीन भी वही है, विवाद भी वही है। आप कर लेते, इस बार हो जाने देते, मेले के तुरंत बाद ही आप सबसे पहले आप नींव खोदते, पत्थर खोदते, जो कुछ करना था वो करते, जो परमिशन लेनी थी वो लेते। जमीन तो आप जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो तो खत्म हो जाती। मेरे सामने मिला है 100% भरेगा, नहीं भरा है। अब ये तो मिला है, कहा नहीं जाएगा कि मेला कोई भरा है, न कोई अर्थ के लिए गंगापुर की जो पहचान थी, उस पहचान को खत्म करके मेले को एंड कर दिया गया है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आने वाले टाइम में कल्याण जी मेला नहीं लगेगा, ना इसके लिए जगह बचेगी और न प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। ये कड़वा सच है और इसको अभी से स्वीकार कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण ये है कि वो कहते हैं ना कि कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में, और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। और वो कहते हैं ना कि वक्त की आंधी बहा ले गई सब कुछ, वरना प्यार के ढेर लगे थे मेरे खलियानों में। और सर भी फोड़ने जाए तो कहाँ जाएंगे अच्छे, खोखले कांच के बुत तेरे बुत खानों में। तो कुल मिलाकर के राजनीति धीरे धीरे करके ब्यूरोक्रेसी को निकल गई और ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे आम आदमी को निकल गई। लोकतंत्र जीवित रहेगा, दुहाई देते हैं, राजनीतिक पार्टियां दुहाई देती हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। मगर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र को और संविधान को सबसे ज्यादा चोट अगर कुछ पहुंचा रहे हैं ना, तो चंद राजनीतिक स्वार्थी लोग पहुंचा रहे हैं, जनता नहीं पहुंचा रही है। जनता तो आज भी वही है, सिर्फ मूक दर्शक बन करके देख रही है। जब वोट आएंगे आप पैरों में गिरोगे तो ये जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन वहां जनता को भी सजग रहने की आवश्यकता है। आजकल आप सोशल मीडिया पर, जैसा मैंने कल बताया था, कुछ ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जब आजकल अधिकारी भी फटकार लगाने लग गए जनप्रतिनिधियों को। एमएलए होंगे, तुम्हारे घर के होंगे, मैं सरकार की वर्दी पहन करके काम करता हूं। हालांकि मैंने आज पढ़ा कि उस विधायक की शिकायत पर उस आबकारी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या कभी अधिकारियों से आपने पूछने का प्रयास किया कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों ने किया है? राजनीति को इतना हावी मत होने दो कि सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं कर पाए, छटपटा करके रह जाए, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाए। और आज लोकतंत्र की हत्या सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहे हैं तो ये खद्दर पोस्ट जो लोग हैं ना, जो नेता बन करके बैठे हैं। और नेता शब्द आपको एक बात और बता दूं, अब बहुत बड़ी गाली हो गया। लोग कहना पसंद नहीं करते, कहलवाना भी पसंद नहीं करते। ये कड़वा सच है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के 3 मुद्दों पर आज हमने चर्चा की है। कर्नाटक की हार से कहीं ना कहीं बीजेपी को सबक लेने की आवश्यकता है, और जो कार्रवाई सभापति के निलंबन को लेकर के की गई है उस पर भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि आगे आने वाले दिनों में गंगापुर की राजनीति क्या करवट लेने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। और कल्याण जी का मेला कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इतिहास की बात बन करके रह जाए, लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, पतन हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो निश्चित मानिए आप कि वो कहते हैं ना कि इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हों, और जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। तो ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ खंडर बचेंगे इस गंगापुर सिटी में। फिर आप खूब झंडा लेकर के चलते रहो कि ये जिला बन गया, ये संभाग बन गया, ये राज्य बन गया। महाराज छोड़ा तो कुछ नहीं आपने, फिर इसको कुछ भी बनाते रहो। कहते हैं ना कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, स्थिति वो हो चुकी है गंगापुर सिटी की। कोई नई बात नहीं है कि आने वाले टाइम में गंगापुर एक नगण्य और शून्य होकर रह जाए। लेकिन जनता को आगे आना पड़ेगा। नहीं, जनता को तो आगे आना पड़ेगा, लेकिन जनता भी तो ये सोचती है ना। आज आपने कह दिया, हमने कह दी, जनता भी तो ये सोचती है, अरे पड़ोसी का घर जल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर हो, मेरे घर ना हो, वो है समस्या। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की डिबेट बहुत अच्छी रही है। और जितने भी हमारे ये वरिष्ठ लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। अच्छा, चैनल वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। तो हमसे कोई शिकायत नहीं है, अभी तक ऐसे भी बात आई नहीं सर। चलिए, अच्छा भानु भाई आप देखते हैं? नहीं, भानु भाई तो हमारे समीक्षक है। हाँ, बिल्कुल। ये गंगापुर में जो सड़कों पर रोजाना आदमी गिरते हैं, कभी सभी इनके गिरते हुए और इनकी स्कूटी फैल से बच्चियों को गिरते हुए देखते हो कभी तो उनको निकालो आप। नहीं, कैसे दो समस्या तो आपने दूर, अपने प्रकृति ने दूर कर दी। गंगापुर में सुअरों की बहुत बड़ी समस्या थी, वो मर गए। और वो जो है भगवान जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गए। नहीं तो बीमारी फैली थी, सब्जी में से जो है थैले, हाथ में से सब्जी का थैला छीन लेते थे, वो गायब हो गई। वो तो खैर गायब हो गई। उस समय
आवारा कहनी चाहिए, गाय और बिजार यहाँ कई जो लोगों को चोटिल कर चुके हैं ये से। और सब्जी मंडी का पूरा कचरा सवेरे आप ना आओ तो यहाँ पर जो है बीच सड़क पर ढेर मिलता है और पूरी सड़क टूटी हुई है, निकलने को मतलब पैदल निकलने को जगह ही नहीं है कहीं पे। जब हम मेरे घर से कोर्ट की दूरी मुश्किल से 2 मिनट का है, लेकिन मैं सुरक्षित जब कोर्ट में अंदर घुस जाता हूँ तब महसूस करता हूँ अब मैं सुरक्षित यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि बचने को कहीं जगह ही नहीं है, वाहन बेतरतीब है और इतने सारे टेम्पो हो गए हैं, सवारियों से ज्यादा टेम्पो जो खाली और एक सवारी को लेकर के दिन भर जो है दौड़ते रहते हैं। और वो कोई अगला पहिया घुस जाना चाहिए, पिछले के पहियों से जगह टक्कर होती है तो उनकी तरफ से हो जाए। अजय जी देखो, मुद्दे बहुत है, बहुत बड़ी बात कही, यहाँ आवारा सुअर खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 4 टांग के खत्म हो गए, बाकी और खत्म हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। बाकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज बहुत कुछ सीखने को और जानने को इनसे मिला है और मुद्दे हमेशा जिंदा रहेंगे और कहते हैं जब तक मुद्दे हैं तब तक राजनीति जिंदा है, मुद्दे खत्म तो फिर राजनीति खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ये मेरी रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आज का चर्चा में डिबेट प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, कल मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।